इंटरस्टेलर पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें से पहली वीडियो थी अबाउट द एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द मूवी और दूसरी वीडियो थी हिडन डिटेल्स के बारे में, जो मैंने पहली वीडियो में मिस कर दी थी। दूसरी वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके एंड में मैंने बोला था कि अभी भी कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स हैं जो मैंने इस वीडियो में भी मिस कर दी हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे और उसी की कंटिन्यूएशन वीडियो है पार्ट 2 ऑफ हिडन डिटेल्स। मूवी के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि अर्थ पर एक डिजास्टर आ चुका है, जिसकी वजह से सारी क्रॉप्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इस डिजास्टर को नाम दिया है ब्लाइट और इसी की वजह से सिर्फ कॉर्न एक ऐसी क्रॉप है जो अभी भी बची हुई है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो इसी की वजह से कोई भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स और पेट्स जिंदा नहीं है। ऊपर का जो फार्म है वो भी फिल्ड है कॉर्न से, कोई भी लाइव स्टॉक का नामो निशान नहीं है। इसी की वजह से तुम मूवी में नोटिस करोगे कि ये लोग मिल्क, एग्स या कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हुए नहीं दिखते हैं। जब ये लोग बेसबॉल गेम जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीजें कॉर्न से बनी हुई हैं। और जब मर्व भी अपने भाई टॉम को विजिट करती है तो बहुत बुरा लगता है ये देख के कि जो भी डिशेस सर्व्ड होती हैं डाइनिंग टेबल पर वो सब किसी न किसी तरह कॉर्न से ही बनी हुई हैं। तुमको ये सीन याद होगा जिसमें कूपर रोमिली को हेडफोन्स दे रहा होता है जिसमें रेन की साउंड होती है। एंड अर्लियर इन द मूवी कूपर ये चीज भी बोलता है, We farmers, we sit here every year when the rains fail and we say, next year. अब कूपर के डिवाइस में रेन का साउंड होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है और ये साउंड उसने सिर्फ इसलिए डाउनलोड नहीं करी है क्योंकि वो लोग एक स्पेस मिशन पर जा रहे हैं। अब क्योंकि अर्थ पर कभी रेन होती ही नहीं है तो शायद कूपर इस साउंड को अर्थ पर भी सुनता होगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर अर्थ पर रेन होना बंद हो जाए तो कभी ना कभी तुम भी रेन की साउंड सुनने के लिए तरस जाओगे। एंड इट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग। जब कूपर गारगेंटुआ के अंदर फॉल कर रहा होता है तो वो टेसरेक्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो एक स्प्लिट सेकंड के लिए हमको टेसरेक्ट विजिबल है जिसका होराइजन कर्व्ड है कूपर के पर्सपेक्टिव से। जब मैंने पहली बार ये सीन देखा था तो मुझे लगा था कि शायद वो सिंगुलैरिटी हो सकती है जो ब्लैक होल के अंदर होती है, बट क्योंकि थोड़े टाइम बाद कूपर उसी में फॉल करता है तो ये चीज तो कंफर्म्ड है कि वो एक टेसरेक्ट है विच इज शेप्ड लाइक अ प्लैनेट। मिलर्स प्लैनेट पर जब पहली टाइडल वेव आती है और डॉक्टर ब्रैंड गिर जाती है रेंजर के अंदर तो तुम ध्यान दो तो केस उसको पिन कर देता है ताकि वो फिर से टॉस ना हो पाए और उसको चोट ना लगे। बट ये चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जब डॉक्टर ब्रैंड गिर गई थी और एक वेव आने वाली थी तब ये तो कंफर्म था कि डॉक्टर ब्रैंड अब नहीं बचेगी। बट फिर डॉयल केस को कमांड देता है कि वो जाकर डॉक्टर ब्रैंड को सेव करे और उसके बाद ही केस डॉक्टर ब्रैंड को जाके सेव करता है। बट अगर केस एक हाईली इंटेलिजेंट रोबोट होता तो वो पहले ही डॉक्टर ब्रैंड को जाके सेव कर लेता और ये शायद 2-3 सेकंड अपने बचा पाते, जिसकी वजह से डोयल आज शायद जिंदा होता। बट केस और टार्स दोनों ही इस हिसाब से प्रोग्राम नहीं होते हैं कि वो अपने हिसाब से एक्ट कर सके और यही सेम चीज डॉक्टर मैन भी कहते हैं अपने प्लेनेट पर। तो इसी वजह से जब डोयल कमांड करता है केस को कि वो डॉक्टर ब्रैंड को जाकर बचाए तभी वो उस चीज पर एक्ट करता है। बट फिर अगले ही सीन में केस डॉक्टर ब्रैंड को इधर उधर उछलने से क्यों बचा रहा है, इवन दो डोयल उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मर चुका था। आई थिंक इसका रीजन ये है क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी केस डोयल के दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहा है और डॉक्टर ब्रैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में कूपर भी इधर उधर गिर रहा था बट केस उसको नहीं बचा रहा था, सिर्फ उसने डॉक्टर ब्रैंड को पिन कर रखा था। इससे एक और चीज पता चलती है कि केस आइजैक एसिमोव के लॉ ऑफ रोबोटिक्स को फॉलो नहीं करता, जिसमें लॉ 0 ये बोलता है कि रोबोट ह्यूमैनिटी को हार्म नहीं कर सकता और अगर ह्यूमैनिटी किसी भी तरीके से हार्म हो रही है तो वो इनएक्टिव नहीं रह सकता। मतलब उसको खुद से ह्यूमैनिटी को बचाना है अगर ह्यूमैनिटी को कोई चीज हार्म कर रही है तो। जब कूपर और टीम मिलर प्लैनेट पर पहुंचते हैं तब हमको पता चलता है कि डॉक्टर मिलर अभी कुछ मिनट पहले ही मरी होगी और जब ये लोग लैंड करने वाले होते हैं तब हमको दूर डिस्टेंस में डॉक्टर मिलर की डेड बॉडी भी दिखाई देती है और हमको ये भी पता चलता है कि जो वेव अभी वापस जा रही है शायद उसी ने डॉक्टर मिलर को मारा है। अब इस तरीके की वेव्स को सॉलिटरी वेव्स बोला जाता है और ये जब भी ट्रेवल कर रही होती हैं तो अपनी शेप और स्पीड को मेंटेन करके रखती हैं। बट जिस साइज की वेव्स मिलर्स प्लैनेट पर हमको दिखाई गई हैं वो रियल लाइफ फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेव का जो हाइट है वो एट मैक्स 6 टाइम्स हो सकता है वाटर की डेप्थ से और हमको ये तो क्लियरली दिखाया जाता है कि वहां पर वाटर बहुत ज्यादा शैलो है। बट दिस इज स्टिल नॉट अ मिस्टेक क्योंकि अगर तुम किप थॉर्न की बुक को ध्यान से पढ़ोगे द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि कूपर एंड टीम मिलर्स प्लैनेट पर नहीं खड़े हुए हैं, वो एक आइलैंड पर खड़े हुए हैं जो एक मच बिगर ओशन का पार्ट है। तो द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द वाटर इज मच ग्रेटर जो हमको दिख रही है वहां पर। मर्फी की बुक शेल्फ में जो भी बुक्स हैं वो क्रिस्टोफर नोलन ने खुद पिक करी थी और ये मूवी के साथ थीम शेयर करती हैं। जैसे इसमें एक बुक है लेबिरिंथ जो कि जॉर्ज लुइस बोरस ने लिखी हुई है और इस बुक ने इन्फिनिट लाइब्रेरी जो हम टेसरेक्ट में देखते हैं उसको इन्फ्लुएंस किया था। अब ये बुक एक कलेक्शन है बहुत सारी
शॉर्ट स्टोरीज का, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी है इन्फिनिट लाइब्रेरी के बारे में, जिसको लाइब्रेरी ऑफ बेबल का नाम दिया गया है। अब लाइब्रेरी ऑफ बेबल बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है सारे इंग्लिश अल्फाबेट का, जो एक एल्गोरिथम से जनरेट होते हैं, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे लाइब्रेरी ऑफ बेबल तो तुम भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मर्फी का जो डोर रैक है वो बहुत ज्यादा टेसरेक्ट को रिजेंबल करता है, जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ स्ट्राइप्स हैं। अब क्योंकि मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके थे, तो इसलिए प्रोडक्शन टीम ने जानबूझकर इसी डोर रैक को यूज किया है ताकि वो टेसरेक्ट की तरह दिखे। जब कूपर को नासा के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और वो अपनी कार में नासा की तरफ जा रहा होता है, तो अगर तुम ध्यान दो तो वो एयर वेंट्स को कवर्ड रखता है एक कपड़े से, ताकि ट्रक के अंदर डस्ट ना आ सके। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाला सीन होता है तो एक चीज बहुत ज्यादा फनी है। कूपर वहां पर जाता है अपने ड्रोन के साथ जो उसको उड़ते हुए मिला होता है, और वहां के टीचर्स भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। I guess you had to stop off at the Asian fighter plane store. No, actually, sir, that's a surveillance drone. अब यहाँ पर फनी ये चीज है कि वो इस चीज पे तो विश्वास करते हैं कि हम एक ऑटोनॉमस ड्रोन बना सकते हैं, बट मून लैंडिंग को फेक बताते हैं, जबकि मून लैंडिंग में सिग्निफिकेंटली लेस एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी, और सोसाइटी इस चीज को डिसमिस कर रही है कि हम कभी मून पर गए भी थे या नहीं। प्रोफेसर ब्रैंड ने कूपर को एज अ पायलट सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो बहुत अच्छा पायलट था या फिर वो शियर लक की वजह से नासा के हेडक्वार्टर्स में आ गया था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था इस चीज को लेके कि हम लोग कुछ ना कुछ तरीका तो निकाल ही लेंगे ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। और यही सेम चीज इस सीन में भी रिफ्लेक्ट होती है, जिसमें माइकल केन की एक्टिंग बिल्कुल लाजवाब है। We'll find a way, Professor. We always have. देखो इसमें कैसे माइकल केन इस डायलॉग के बाद सीधा कूपर की तरफ देखता है, और वो अपने दिमाग में इस चीज को लेके श्योर है कि मुझे इसी तरीके का एक ऑप्टिमिस्टिक कैप्टन चाहिए अपने लेजरस मिशंस के लिए। जब कूपर नासा के हेडक्वार्टर्स जा रहा होता है और उसको पता लगता है कि मर्फ भी उसकी कार में है, तो मर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलती है। You wouldn't be here if it wasn't for me. अब ये चीज एक बहुत डीपर लेवल पर भी ट्रू है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही कूपर ग्रेविटी की इक्वेशंस को भेजेगा और मर्फ उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाएगी। फाइनली एक बोनस डिटेल तुम लोगों को बताता हूँ। जब कूपर फाइनली अर्थ को छोड़ने के लिए घर में सबको बाय बोलता है और अपनी कार से नासा के हेडक्वार्टर्स में जा रहा होता है, तो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत क्लेवरली दो सीन्स को मर्ज किया है, जिसमें ये कार से जा रहा है और वहां पर इंजन स्टार्ट हो रहे हैं और बैकग्राउंड में काउंटडाउन चल रहा है। बट अगर तुम एक डीपर लेवल पर सोचो तो कूपर के लिए उसका वर्ल्ड उसकी फैमिली ही है, और जब वो कार से अपनी फैमिली को छोड़ रहा है तो वही उसके लिए पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो अपने वर्ल्ड को पीछे छोड़कर जा रहा है। इसलिए उसके लिए तो काउंटडाउन उसी टाइम पर स्टार्ट हो गया था जब वो अपनी फैमिली को छोड़कर कार से नासा की तरफ जा रहा होता है। ये आर्टिस्टिक चॉइस हमको बहुत अच्छे से इमोशनल वेट भी कन्वे करता है उस सीन का, जिसमें कूपर को अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ रहा है। अब ये थी रिमेनिंग डिटेल्स इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं इस मूवी की। कुछ एक दो छोटी मोटी डिटेल्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं फैंस में, वो मैंने इन वीडियोस में कवर नहीं करी हैं, क्योंकि मूवी को रिलीज हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और आई थिंक तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको वो डिटेल्स पता ही होंगे, जैसे कि वो कॉर्नफील्ड वाला डिटेल या फिर मिलर्स प्लेनेट पर जो बैकग्राउंड साउंड में टिकिंग होती है वो वाला डिटेल। ये डिटेल्स तो सबको ही पता है। तो कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई थिंक मेरी ये वीडियो और पुरानी 2 वीडियो समअप करती हैं पूरी इंटरस्टेलर मूवी को, और आई डोंट थिंक अब कुछ बचा है इस मूवी के बारे में बात करने के लिए। तो मेरे को बताना कैसी लगी ये वीडियो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और आइडियाज हैं जिन पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में।